हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन पूजा और उसकी माँ उर्मिला घर में बैठे होते हैं। तभी उर्मिला पूजा से कहती है, पता नहीं कहाँ से आ गई ऐसी तू। भगवान ने तुझे लंबाई तो दी नहीं, लेकिन बस तेरी गर्दन को ही लंबा कर दिया। हाइट छोटी करके गर्दन की लंबाई कर दी है। आप मुझे क्यों बोल रही हो? ये क्या मेरी वजह से हो रहा है? मैंने थोड़ी बोला था कि मुझे हाइट कम और गर्दन लंबी चाहिए। यहाँ तेरे लिए कोई लड़का ही नहीं मिल रहा, और अगर तेरी शादी की उम्र निकल गई फिर तो और भी मुसीबत हो जाएगी। माँ आप परेशान मत हो, मेरी किस्मत में शादी लिखी होगी तो शादी हो जाएगी, नहीं लिखी होगी तो मुझे आप रख लेना ना, और अगर नहीं रखा जाता तो फेंक देना। अरे शुभ शुभ बोल, तेरी शादी नहीं हुई तो मैं कैसे रहूंगी? लोग तो मुझे ताने ही मारेंगे, कहेंगे कि अपनी इकलौती बेटी की शादी तक नहीं करवा पाई। मैं तो बस भगवान से यही दुआ मांगती हूँ कि तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और तेरी शादी हो जाए, बस मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए परेशान रहोगी तो कैसे होगी मेरी शादी? आप बस मेरी शादी की टेंशन मत लो, जब होनी होगी तब हो जाएगी। ठीक है। उर्मिला पूजा के लिए एक अच्छा सा लड़का देख ही रही थी कि तभी पंडित उसके घर आता है और पूजा के लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता लाया होता है। कुछ दिनों बाद वो लड़का गोविंद अपनी माँ सुनंदा के साथ उर्मिला के घर पूजा को देखने आता है और पूजा को देखकर सुनंदा कहती है, अरे बहन जी, आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन इसकी शरीर की हाइट तो भगवान ने इसकी गर्दन में ही दे दी सारी। चुप कर तू, ऐसे नहीं बोलते। वैसे भी तू खुद को देखना, ऐसी कोई लड़की तुझे मिलेगी ही नहीं। माँ आपको तो मेरा स्वभाव पता ही है ना, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। बहन जी कुछ भी कहो, आपने अपने लड़के को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना आजकल के बच्चे तो माँ बाप को पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझते हैं। हाँ ये बात तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बेटा बस मजाक किया है, वरना तो मैं इसे कुछ भी बोल दूं तो मेरी बात नहीं टाल सकता ये। हाँ वो तो दिख ही रहा है, मेरी भी बेटी ऐसी ही है, बड़ों की बहुत इज्जत करती है। जी हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। आप बताओ आपको मेरा बेटा कैसा लगा? अगर आपकी रजामंदी हो तो हम ये रिश्ता पक्का समझें। जी बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो फिर ठीक है, हम पंडित जी से पूछकर जल्दी से कोई तारीख फिक्स करते हैं और शादी भी करवा देंगे। जी आपको जैसा ठीक लगे, मैं तो आप जो बोलोगे उसमें ही राजी हूँ। सुनंदा और उर्मिला बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और पंडित जी से शादी की तारीख भी निकलवा देते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों के घर में शादी की तैयारियां होने लगती है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल को अच्छे से संभालती है। वो कभी भी सुनंदा या गोविंद को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। सब कुछ खुशी से चल रहा था कि तभी एक दिन सुनंदा, गोविंद और पूजा साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी गोविंद कहता है, अरे मेरी शुतुरमुर्ग, सुनती हो? किसे बोल रहा है तू? कोई दोस्त आया है क्या तेरा? नहीं नहीं, मैं तो बस पूजा को बुला रहा हूँ। उसकी गर्दन शुतुरमुर्ग जितनी लंबी है ना, तो मुझे अचानक से शुतुरमुर्ग की याद आ गई, तो मैंने बोल दिया। हाँ नाम तो बहुत अच्छा है, शुतुरमुर्ग। माँ जी आप भी बोल रहे हो? गोविंद जी तो है ही मजाकिया, लेकिन कम से कम आप तो मेरा मजाक मत उड़ाइए। अरे जो है वही तो बोल रहे हैं, शुतुरमुर्ग नाम तुम पर बिल्कुल सूट कर रहा है, तुम मुंह मत बनाओ। अरे नहीं बहू, बुरा मत मान, हम तो बस मजाक कर रहे थे। चुप कर तू, तेरी ही बीवी है, ऐसे थोड़ी मजाक उड़ाना चाहिए। अब रहने दो, पहले तो खूब जी भर के मजाक उड़ा लिया, अब बोल रहे हो कि मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मुझे कोई बात नहीं करनी आप लोगों से। अच्छा बहू मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, अब से नहीं बोलूंगी, अब तो मान जा। हाँ तुम भी क्या छोटी छोटी बातों पर मुंह बना लेती हो? अरे छोटी बच्ची हो क्या, शुतुरमुर्ग। इसी तरह पूजा का अगर कोई मजाक उड़ाता तो पूजा को बहुत बुरा लगता और घर में ऐसे ही कभी नरम तो कभी गर्म माहौल बना रहता। कुछ दिनों बाद सुनंदा की पड़ोसन वेदिका घर आती है और सुनंदा से बात करते हुए कहती है, अरे तूने अपनी बहू की मुंह दिखाई तो करवाई नहीं, लेकिन अपनी बहू से मिलवा तो दे। हाँ बिल्कुल, तू यहीं बैठ, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। इतना बोलकर सुनंदा पूजा को बाहर आने की बोल देती है और थोड़ी देर में पूजा तैयार होकर नाश्ता लेकर आती है। पूजा की लंबी गर्दन देखकर वेदिका कहती है, अरे वाह, क्या जिराफ बहू लाई है तू, इसकी गर्दन तो बहुत ही ज्यादा लंबी है। हाँ तो क्या, मैं सबकी तरह ऐसे ही किसी को थोड़ी ले आऊंगी, मेरी बहू है तो अनोखी तो होगी ही ना। हाँ हाँ वो सुना है ना,
बाबू भैया उसकी मुंडी कहाँ है? वैसे ही तेरी बहू की भी तो बस गर्दन ही गर्दन है। तू यहाँ मेरी बहू से मिलने आई थी ना, तो मिल लिया हो तो जा यहाँ से। चिढ़ क्यों रही हो? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, तू तो सच में बुरा मान गई। तेरी बहू मेरी बहू की तरह ही तो है, अब क्या इसमें मजाक भी नहीं कर सकती मैं? हाँ तेरी ही बहू है, लेकिन मजाक तो मत उड़ा। ऐसे बहू का मजाक उड़ाना अच्छा लगता है क्या? हाँ आंटी, मेरी गर्दन ही तो लंबी है और पूरी दुनिया में सबकी गर्दन इतनी लंबी थोड़ी होती है। अच्छा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया की लंबी गर्दन नहीं है, वरना तो हर कोई जिराफ ही लगता। अब मजाक ही कर रही हूँ, कहीं फिर से मुंह बनाकर बैठ ना जाओ दोनों सास बहू, ठीक है ना? एक काम कर, चल तेरे घर पर ही चलते हैं, वहीं चाय नाश्ता करेंगे, ठीक है? तेरी बहू की भी तो थोड़ी तारीफ कर दूं मैं। सुनंदा की बात सुनकर वेदिका वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कोई भी आता तो पूजा को देखकर हंसने ही लग जाता। पूजा को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता, लेकिन वो बेचारी कर क्या सकती थी? बेचारी लोगों की बातें सुनकर खुद को ही लंबी गर्दन के लिए कोसा करती और बुरा मानती। कुछ दिनों बाद सुनंदा किचन में चाय बनाने जाती है और तभी वो पूजा को आवाज लगाकर बुलाकर कहती है, अरे बहू, जरा अपनी जिराफ वाली गर्दन को उठाकर देखियो, ये चीनी का डब्बा कहाँ है? मिल ही नहीं रहा। माँ जी आप फिर से क्यों बोल रही हो? बहू तू भी ना, अब क्या कोई तुझसे मजाक भी नहीं कर सकता? मैं तो बस मजाक ही कर रही थी, और तेरी लंबी गर्दन है तो फायदा उठाना उसका। अच्छा फायदा उठाऊं, लेकिन कैसे? यहाँ तो लोग ताने ही मारते हैं, मेरी जिराफ जैसी गर्दन है, शुतुरमुर्ग जैसी लगती हूँ। चल अब तू अपना दिल छोटा मत कर, चीनी का डब्बा निकाल दे, हम दोनों के लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ मैं। आज तू अपनी सास के हाथों की चाय पियो। पूजा को लोगों की बातों से इतना बुरा लगने लगा कि वो अपने में ही कमियां मानकर बाहर जाना बंद कर देती है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देती है और हमेशा खुद को कोसती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है, लेकिन पूजा ये बात घर में किसी को पता नहीं चलने देती। कुछ दिनों बाद सुनंदा पूजा के पास आकर उसे कहती है, बहू आज हमें अपने एक रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में जाना है, तो जाकर तैयार हो जा। नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं है, आप दोनों ही चले जाओ, मैं घर में रुकूंगी। अरे ऐसे कैसे? शादी के बाद का ये तेरा पहला फंक्शन है, घर में क्यों रहेगी? चल मेरे साथ, वहाँ सब तेरे बारे में पूछेंगे तो क्या बोलूँगी मैं? पूजा सारी बात हार कर सुनंदा को बताती है और सुनंदा पूजा को समझाते हुए कहती है, बहू तेरी लंबी गर्दन है तो तुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि उनकी लंबी गर्दन हो, और तेरी है तो तू उदास हो रही है। तुझ में कोई कमी नहीं है, बस तू खुश रह और लोगों की बात को अनसुना कर, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। पूजा सुनंदा की बात को मानकर समझ जाती है और अपनी गर्दन को लेकर जितना उदास हो रही थी, वो सारी उदासी छोड़कर अपनी गर्दन को लेकर बेफिक्र हो जाती है और सबके साथ खुशी खुशी रहती है। तन्वी और नवीन की शादी को 6 महीने हो चुके थे। दोनों साथ में बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन तन्वी जब ऑफिस जा रही होती है तो उसके पड़ोसी मिश्रा जी उसे रास्ते में मिलते हैं और बोलते हैं, अरे तन्वी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम शादी के बाद भी ऑफिस जाती हो? हाँ क्यों? तो नवीन के लिए टाइम कैसे निकालती हो? वैसे ही जैसे आप मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने का टाइम निकालते हैं। तन्वी की ये बात सुनकर मिश्रा जी का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं तन्वी भी अपने ऑफिस निकल जाती है। शाम को नवीन और तन्वी को एक दोस्त के घर पार्टी में जाना होता है। ऐसे में तन्वी शॉर्ट ड्रेस पहनकर नवीन के साथ जाने के लिए घर से निकलती है कि तभी लिफ्ट में मिसेस गुप्ता उसे मिलती है, जो नवीन से बोलती है, तो आज कहाँ जाने का प्लान है? बस वो एक दोस्त के घर पार्टी है वहीं। लेकिन ये ड्रेस थोड़ा छोटा नहीं है क्या? आंटी जी आपकी सोच से तो बड़ी ही है। ये सुनकर मिसेस गुप्ता का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तन्वी नवीन के साथ पार्टी में पहुंच जाती है, जहां वो लोग काफी एंजॉय करते हैं। वहीं उनके एक दोस्त की वाइफ उसे खाना खिला रही होती है। ऐसे में वो दोस्त नवीन से बोलता है, क्या बात है नवीन, बहुत कमजोर हो गया है तू, बीवी खाना नहीं देती क्या? ये बात सुनकर तन्वी जवाब देते हुए बोलती है, वो क्या है ना कि हमारे घर पे बेबी सिटर्स नहीं है,
इसीलिए वो खुद ही खाना खा लेता है। क्या? हाँ। तन्वी की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद नवीन और तन्वी भी घर लौट आते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन तन्वी को किसी के घर शादी में जाना होता है, जहाँ उनके साथ उनकी दूर की मौसी भी जाती है, जो कार में बैठी तन्वी को ड्राइविंग सीट पर देखती है और बोलती है, तन्वी, तुम गाड़ी चलाओगी? अरे हमें जिंदा तो पहुंचा दोगी ना? क्यों, आप अपने बच्चों और अपने पति को गुड बाय बोलकर नहीं आई? अरे नवीन, तुमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस तो करवाया है ना? नवीन का तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है और अब तो ये भी प्रूव हो चुका है कि औरतें आदमियों से ज्यादा अच्छी ड्राइव करती हैं। नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम लड़की हो, थोड़ा मुश्किल होगा ना ये सब। मुश्किल तो लोगों की सोच बदलना होता है, और रही बात ड्राइविंग की तो वो बहुत आसान है। हाँ हाँ, तुम बोल तो ठीक रही हो। चलो चले, देर हो रही है। कुछ ही देर में वो लोग शादी में पहुंच जाते हैं, जहां सभी अच्छे से शादी एंजॉय करते हैं और तन्वी ने गले में डायमंड का नेकलेस पहना होता है। तभी वहां उसकी भाभी नैना आती है और बोलती है, अरे तन्वी, कैसी हो? हाँ भाभी, मैं अच्छी हूँ, आप बताओ? मैं भी बढ़िया। अरे वाह, कितना प्यारा नेकलेस है। हाँ, थैंक यू। नवीन का इंक्रीमेंट हो गया है क्या? मतलब? अरे इतना महंगा डायमंड का नेकलेस तुम्हें गिफ्ट किया है तो इंक्रीमेंट ही हुआ होगा ना। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं आपको इसका बिल दिखाती हूँ। मेरे लिए ये नेकलेस बहुत खास है। क्या मतलब? आप देखिए तो सही। लेकिन इस पे तो तुम्हारा नाम लिखा है। जी हाँ, क्योंकि ये मैंने अपनी सैलरी से लिया है, खुद के लिए। ओ अच्छा, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ये बोलकर तन्वी वहाँ से चली जाती है। समय बीतता जाता है और एक दिन जब नवीन अपने ऑफिस जा रहा होता है तो वो सोफे पर बैठकर तन्वी को आवाज लगाता है और बोलता है, तन्वी, मेरी सॉक्स कहाँ है? जल्दी दो। हाँ रुको तो सही, ला रही हूँ। अरे जल्दी करो तन्वी। तभी वहाँ नवीन की मम्मी नीता आती है और बोलती है, बेटा नवीन, तू अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुआ? कब से स्कूल बस बाहर खड़ी है। क्या? तन्वी, जल्दी इसको बॉर्नविटा दे दो और हाँ, लंच भी दे देना। माँ, आप क्या बोल रही हो? और क्या, क्योंकि इसकी हरकतें तो अभी भी बच्चों जैसी हैं। माँ, आप भी। वाह माँ। इतना सुनकर नवीन ऑफिस चला जाता है और शाम को जब वो घर आता है तो उनके घर कोई रिश्तेदार आई होती है, जहाँ एक तरफ तन्वी और नीता उस रिश्तेदार के साथ बैठी होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवीन उनके लिए चाय और स्नैक्स सर्व करता है, जिसे देखकर वो रिश्तेदार बोलती है, अरे तन्वी बेटा, तुम खाना नहीं बनाती? वो शादी के बाद थोड़ा तो सीख लेना चाहिए। वो क्या है ना, इम्पोर्टेंट होता है। आपको भी मुंह खोलने से पहले सीख लेना चाहिए। वो क्या है ना, इम्पोर्टेंट होता है। मुंह खुला, अब मुंह खोला है तो खा लीजिए या बंद कर लीजिए। अरे बेटा, बच्चों के बारे में क्या सोचा? वो आंटी जी, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। हाँ, तो कुछ तो सोचा होगा ना, कोई प्लानिंग वगैरह। तुम्हें नहीं लगता कि फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए? वो क्या है ना कि बच्चे पैदा करना आसान है, लेकिन उस पर रोक लगाना बड़ा मुश्किल है। आपको तो अच्छे से पता होगा, आपकी बहू के तो 4 बच्चे हैं ना। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई नहीं जी, आपका जो भी मतलब हो। वैसे मैं आपके लिए पानी मंगवाऊं? वो क्या है ना, जली तो बहुत होगी आपकी। अरे आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं? बच्चों की बात का भी कभी बुरा लगता है भला? हाँ आंटी जी, ये तो है। कुछ देर ऐसे ही बातचीत करने के बाद वो रिश्तेदार अपने घर चली जाती है। समय बीतता जाता है और एक दिन नवीन और तन्वी दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी नवीन बोलता है, यार मैं क्या सोच रहा था, अर्ली रिटायरमेंट ले लूं। एक बीच हाउस, लंबी सी गाड़ी और कुत्ते, कैसा है? हाँ भैया, आगे से राइट। हाँ हाँ, 2 बिल्डिंग छोड़ के। हाँ बस वहीं ले आओ, वहीं पर। क्या मंगवाया है? तुम्हारा ख्याली पुलाव। What? और नहीं तो क्या, पहले कुछ काम तो कर लो। ओके बेबी, नाराज क्यों होती हो? वैसे आर यू टायर्ड? ऑफ व्हाट? डीलिंग विद यू? नहीं, क्योंकि तुम्हारा ख्याल हर वक्त मेरे माइंड में चलता रहता है, इसीलिए।
आई लव यू। आई लव यू टू। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और यूं ही समय बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन नवीन को प्रमोशन मिलता है, जिसके लिए उनके घर पर एक पार्टी रखी जाती है जहां सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तभी एक बार फिर से मिसेस गुप्ता तन्वी से बोलती है। क्या बात है तन्वी, तुमने फैमिली प्लानिंग की या नहीं? वो क्या है ना मिसेस गुप्ता, प्लानिंग करना बहुत आसान है लेकिन उसे संभालना बड़ा मुश्किल है। अभी आपसे अच्छा कौन समझेगा। नीता जी, आपकी बहू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती है? अरे नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत अच्छा बोलती है, तभी तो आपका मुंह बंद हो गया। नीता जी, आपने अपनी बहू को ना प्यार करके ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। तो क्या हुआ, बेटी हूँ उनकी, मुझे प्यार नहीं करेंगी तो क्या पड़ोसियों को करेंगी? ध्यान रखिएगा नीता जी, कहीं प्यार आप पर ही ना भारी पड़ जाए। मेरा तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगी, बहू हमारी सब पर भारी। नीता की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं और सभी मिलकर पार्टी को एंजॉय करके अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद तन्वी इसी तरह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गीता अपने परिवार के साथ बैठकर अपने बेटे नमन की शादी की बात कर रही होती है। तभी ये सुनकर उसकी बेटी निशा बोलती है। माँ, इस घर में भाभी आएगी तो मेरी पसंद की, और देख लो भैया, अगर आपने मेरी पसंद से शादी नहीं की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे शादी है, कोई ड्रेस नहीं जो तुझे तेरी ही पसंद चाहिए। अरे मुझे भी हक दे दे अपनी शादी के लिए लड़की पसंद करने का। नहीं भैया, अगर आप मेरी पसंद की भाभी नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। अरे पागल, ऐसी बातें मत किया कर, हम सब तेरी ही पसंद की बहू लाएंगे। अब खुश है ना? हाँ, अब मैंने इसे जिद्दी बना ही दिया है तो चलने दो इसकी, मुझे क्या है, किसी से भी शादी करा दो। आखिर मेरा एक लौता भाई है और वैसे भी मेरी पसंद बहुत अच्छी है। इतना बोलकर निशा अगले दिन से ही अपनी भाई की शादी के लिए लड़कियां देखने लगती है। उसकी माँ उसे 15-20 लड़कियों की फोटो दिखाती है, जिसमें से वो एक माधुरी नाम की लड़की की फोटो को देखकर बोलती है। माँ, ये देखो, ये लड़की सही है, शक्ल से भी भोली भाली लग रही है, यही सही रहेगी भैया के लिए। अच्छा ठीक है, शाम को नमन को आ जाने दो, उसकी भी राय ले लेंगे, फिर अगर उसको पसंद होगी तो ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मैंने पसंद कर ली तो बस फाइनल, अब आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाओ। निशा की जिद के कारण नमन से बिना पूछे ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। कुछ समय में नमन की शादी माधुरी से करवा दी जाती है और ससुराल में अपनी भाभी का स्वागत करते हुए निशा बोलती है। भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। आपको पता है आप मेरी पसंद हो, इसलिए आज इस घर में हो। माधुरी का गृह प्रवेश होने के बाद वो नमन के साथ में अपने कमरे में आराम करने जाती है, जिसके पीछे से निशा 3 ग्लास में जूस डालकर ले जा रही होती है। तभी उसकी माँ बोलती है, ये जूस कहाँ ले जा रही है? भाई, भाभी और अपने लिए। पर शादी की पहली रात दूध देते हैं, जूस नहीं। मुझे जूस पसंद है, इसलिए जूस ही पियेंगे। इतना बोलकर निशा अपनी भाभी के कमरे में जाती है और उनके पास बैठकर बोलती है। भाभी, ये लो जूस पियो और बताओ आपको खाने में क्या क्या पसंद है। निशु यार, ये सब ना सुबह पूछियो, अभी आराम करने दे। निशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह नई बहू सबके उठने से पहले चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके कुछ देर बाद में जब सब नाश्ते के लिए आते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह का खाना देखकर तारीफ करते हैं। इतने में ही निशा चिढ़कर बोलती है, भाभी, ये क्या बनाया है? इसमें कुछ भी मेरी पसंद का नहीं है, मुझे नहीं खाना कुछ भी। दीदी माफ करना, मुझे अभी किसी की पसंद के बारे में पता नहीं था, इसीलिए मैंने ये सब बना दिया। तो पूछ लेती ना, मुझे मेरी पसंद का ही खाना खाना पसंद है। निशा गुस्से में खाने की टेबल से उठकर चली जाती है। ये देखकर माधुरी उदास हो जाती है। तभी नमन बोलता है, अरे माधुरी, तुम उदास मत हो, उसका गुस्सा बस कुछ देर का है, बाद में अपने आप शांत होकर यही खाना खाएगी। निशा अपनी पसंद की भाभी लाने पर भी उनसे खुश नहीं थी, क्योंकि उसको लग रहा था घर में सब अब भाभी की पसंद से ही चलेंगे। ऐसे ही एक दिन तीनों सास बहू ननद शॉपिंग पर जाते हैं
जहाँ एक शॉप पर रखी ड्रेस देखकर निशा बोलती है, माँ ये देखो, ये ड्रेस भाभी पर अच्छी लगेगी ना? क्यों भाभी? हाँ दीदी, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती। आप इसे अपने लिए ले लो। अरे तो क्या हुआ, अब पहन लेना। वैसे भी मेरी पसंद बहुत अच्छी होती है, इसलिए बोल रही हूँ। नहीं दीदी, मुझे नहीं चाहिए। माधुरी की ये बात सुनकर निशा गुस्से में कहती है, आपको ना ये ड्रेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस घर में मेरी पसंद को कोई नापसंद नहीं करता। और तो और आप भी मेरी ही पसंद हो, इसलिए इतने ड्रामे करोगी तो भाई को बोलकर आपको वापस आपके घर छुड़वा दूंगी। दीदी मैं आपके घर शादी करके आई हूँ, फिर चाहे मैं आपकी पसंद हूँ या आपके भाई की, वो तो इस घर की बहू और वही रहूंगी। बहू निशा की बातों को दिल पर मत ले, वो अभी बच्ची है, मजाक में बोल रही है। तीनों घर आती है, जहाँ सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। शाम होने पर नमन अपने प्रमोशन की खुशी में सबके लिए तोहफे लेकर आता है। तोहफे देखकर निशा बहुत खुश होती है, लेकिन उसको वो तोहफा पसंद नहीं आता जो नमन उसके लिए लाया था, बल्कि उसे भाभी वाला तोहफा बहुत पसंद आता है, जिस पर वो उससे बोलती है, भाई मुझे ये पसंद नहीं, बल्कि भाभी वाला गिफ्ट पसंद है। प्लीज भाभी से कहकर मुझे वो दिलवा दो। अरे तेरी भाभी है, अपने आप मांग ले। मैं क्यों दूं अपना गिफ्ट, मुझे भी यही पसंद है। हाँ अब तो आप जानकर बोलोगी, सुबह तो मेरी पसंद आपको पसंद नहीं आ रही थी। तो ये आपकी पसंद नहीं है दीदी, ये मेरे पति की पसंद है। माधुरी की ये बात सुनकर निशा आग बबूला होकर बोलती है, भाई देख ले, भाभी को हर बात पर मुझे ताने मारने की आदत हो गई है और मेरी पसंद को नापसंद करके अपनी मर्जी चलाती रहती है। मुझे नहीं पता, तेरी पसंद है ये, तू खुद ही निपट। हाँ भाई माफ कर दे, मान गई मेरी पसंद भी कभी खराब निकल सकती है, पर प्लीज मुझे ये भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इनको वापस इनके घर छोड़या। निशा, शादी कोई खेल नहीं होती और हर बार जो तू कहे वो नहीं होगा। हर जगह तेरी मर्जी नहीं चलेगी। हाँ दीदी, अब इस घर में घर की बहू की मर्जी चलेगी। माँ देखो ना भाई क्या बोल रहा है। अरे अब मैं क्या ही बोलूं, वो सही कह रहा है। वैसे भी तूने भाभी तो अपनी पसंद की चाही थी ना, अब तू खुद ही परेशान है उससे, तो हम क्या करें इसमें। अब इसका मतलब ये है कि मुझे पूरी जिंदगी अपनी इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। गलती की सजा नहीं, पसंद की सजा। तू हर जगह अपनी अपनी चलाती है, इसीलिए तेरे कारण मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए बोलती है, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी मर्जी चलाकर तेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा दी, जो हमारे घर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी भी अपनी पसंद किसी पर नहीं थोपूंगी। एग्जैक्टली, यही समझाना चाहते थे हम सब आपको। हम सब से आपका क्या मतलब है? निशा दीदी, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा ड्रामा और बहस तो सिर्फ इसीलिए था ताकि आपको समझ आ जाए कि हमेशा अपनी पसंद दूसरों पे थोपना बहुत गलत है। एक बार उनकी मर्जी भी जान लेनी चाहिए। हाँ, जैसे तूने मेरी शादी जैसा फैसला मुझसे बिना पूछे लिया। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जिंदगी भर मुझे उस लड़की के साथ रहना पड़ेगा, वो मेरे लिए ठीक होगी भी या नहीं। हाँ, वो तो शुक्र है भगवान का कि माधुरी जैसी सुलझी हुई लड़की आई इस घर में, जिसने तेरी अपनी अपनी चलाने वाली आदत को सुधारने के लिए ये प्लान बनाया। ये सब एक प्लान था? मतलब भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ दीदी, मुझे बस आपको ये एहसास दिलाना था कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि हमारी पसंद ही सामने वाले के लिए बेहतर हो। हाँ भाभी मैं समझ गई, मैं जिंदगी में अब अपनी पसंद दूसरों पर नहीं थोपूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा अब ये लो, ये गिफ्ट आपके लिए ही था, क्योंकि आपकी पसंद और नापसंद आपके भैया बहुत अच्छे से जानते हैं। माधुरी की समझदारी से निशा की हर जगह पर अपनी चलाने की आदत छूट जाती है, जिसके बाद से वो कभी अपनी पसंद दूसरों पर नहीं थोपती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।